हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 आपने पढ़ लिया था, और यदि आपने पार्ट 1 अटेंड नहीं किया था तो उसको पहले पढ़िए और फिर आप पार्ट 2 जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये सारा जो स्लाइड्स पार हो रहा है ये आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा हुआ था। यहाँ तक मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे आते हैं। अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा तो जहाँ तक आपने पढ़ा हुआ था वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एक भी सवाल आप ऐसा नहीं हटा सकते हो जो एग्ज़ाम पे नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखिएगा। अभी तक टोटल कितने तत्व पता चले हैं? 118। सबसे आखिरी तत्व कौन है? UUS या OG यानी ऑर्गेनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें 91 कितना हो गया? धातु, और ये हमारा हो गया 27 अधातु। एक्चुअली अधातु में मिश्र धातु भी काउंट हो जाता है, इसलिए 27 लिखा हुआ। अगर आपको याद होगा तो 91 प्योर फॉर्म में धातु हो गया यानी मेटल। इसके बाद अगर आपको याद होगा तो 20 प्योरली हमारा अधातु आता है, और अगर 7 पकड़ लीजिएगा तो उपधातु आता है ना, उपधातु आता है। तो ये सारा मिला करके आपका हो गया 118। ये था पहला नंबर पॉइंट। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा, माफ कीजिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ध्यान दीजिएगा तत्व की बात हुई है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। और यही अगर आपसे पूछ दे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ध्यान दो यहाँ पे तत्व याद करिए। जब मैंने आपको तत्व पढ़ाया था तो मैंने बार बार बोला हुआ था तत्व में धातु, अधातु, उपधातु तीनों आते हैं। तो उनमें से ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है। और अगर आपको केवल धातु का पूछे, मेटल का पूछे, तो उत्तर हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका तीसरा नंबर पॉइंट पे गौर करें। पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व, एकदम उसी तरह से सबसे भारी आपने पढ़ा, ये माफ कीजिएगा सबसे ज्यादा मात्रा में आपने पढ़ा। तो सबसे हल्का तत्व का नाम है यार हाइड्रोजन। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तत्व अलग होता है और धातु अलग होता है। पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम। समझ रहे हैं? तो इस तरह से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन होता है, फिर आपका हीलियम होता है, फिर आपका लिथियम होता है। तो इसका परमाणु संख्या 1, ये 2, ये 3। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ से आपका, ये तो सोचो अक्रिय गैस हुआ ना, ठीक है, तो ये तो चला जाएगा लास्ट ग्रुप में। ठीक है, जो हम लोगों ने ग्रुप 18 पढ़ा हुआ था, अक्रिय गैस जहां से शुरू होता है, हीलियम, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो सबसे हल्की धातु हो गई लिथियम, और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। आखिरी एकदम इसी से मिला जुला सबसे भारी तत्व कौन सा है? अनअनोक्टियम। आप याद करो, मैंने पढ़ाया हुआ है। टोटल 118 है और लास्ट वाला एलिमेंट ही होता है UUN, अनअनोक्टियम, जिसको हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है OG। हम लोग इसको कहते हैं ऑर्गेनेशन। ठीक है, और यदि आपको पूछता है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है तो आपको बताना है ऑस्मियम। अगर आपको सबसे भारी धातु पूछे तो भी यही उत्तर होगा, सबसे अधिक घनत्व वाला धातु पूछे तो भी यही उत्तर होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि घनत्व मतलब एक्चुअली वजन ही आप समझ सकते हो, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और अगर आपको कोई पूछता है, चूंकि एग्जाम पे आया हुआ है, कि ऑस्मियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 76। तो यहाँ एक एक सवाल बेहद ही जरूरी है, अच्छे से पढ़िएगा। आखिरी 2 पॉइंट जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ऐसी धातु को जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कमरे के तापमान में, आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिए, जो द्रव अवस्था में हम लोगों को मिलता है उसका नाम क्या है? पारा यानी Hg। ठीक है, और ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम क्या है? ब्रोमियम, या आप इसको ब्रोमीन भी बोल सकते हैं। Br सिंबल याद रखिएगा, ब्रोमीन। तो ये दोनों सवाल एग्जाम में बहुतों बार रिपीट हुआ, ऐसे तो सभी सवाल रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप प्लीज अच्छे से याद कर लेना, जब आपका टेस्ट भी होगा तो हम जरूर आपसे सवाल पूछेंगे। तो द्रव में आप समझ गए पारा, और धातु में, अधातु में क्या होता है? ब्रोमीन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आपके लिए ये जो चीज है ना, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि किधर से किधर जाने पर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आकार के बारे में, और परमाणु आकार भी बोल सकते हैं, या नहीं तो आप समझ लो त्रिज्या के बारे में। ठीक है, या नहीं तो समझ लो त्रिज्या के बारे में। तो आपको याद रखना ये है, ठीक है ना। जैसे देखिए अगले स्लाइड में भी जाएंगे तो इस तरह से लिखा हुआ है, एक साथ भी लिखा हुआ है, तो हम आपको अलग अलग से बताते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना, इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पे, तो ऊपर से नीचे आने का साइन ये हो गया, ये देखो इस तरह से नीचे आ रहे हैं। ऊपर से नीचे आने पे परमाणु आकार यहाँ पे हम लगा देते हैं, परमाणु आकार बढ़ता है। हम आपको एक एक करके पॉइंट बहुत बेहतर ढंग से समझाएंगे कि कारण क्या है, कारण भी साथ में बताएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो इसको सीखने के लिए आपको एक सलाह है कि अगर आप और हम एक स्टूडेंट है, तो कुछ भी ऊपर से नीचे आप याद कर लें और लेफ्ट टू राइट याद कर लें। जैसे ऊपर से नीचे तक अगर मेरा आप सुनिएगा तो मुझे कम से कम इतना याद है, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार जो है बढ़ता है, इसका कारण क्या है बताते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, लिथियम की 3 है, शुरू में बताए हुए हैं, और सोडियम की 11 है। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाए, सुनिएगा ध्यान से, अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाए, जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो जिनको जानकारी है उनके लिए सोच रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एक ही हो जाएगा। तो देख पा रहे हो सबसे पहला पिक्चर जो है, ये सोचिए नाभिक हो गया, और ये आपको स्कूल टाइम पे भी पढ़े होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अब अगर हम लिथियम का परमाणु माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 1 होगा, यानी इसमें ये जो ये बताता है ना, ये कक्षा बताता है। तो आप देखो ये नाभिक हो गया, और ये पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षा में कितना है तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम का है। उसी तरह से सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 हो जाएगा। तो 3 कक्षाएं हो गई। देखो पहली कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में ये जो ये सर्कल है ये 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप फिलहाल के लिए गौर करें, जितना भी आपने मेरे से पढ़ा, तो इस वाले को देखो थोड़ा छोटा नजर आ रहा, फिर इससे बड़ा ये, क्योंकि कक्षा बढ़ रहा है धीरे धीरे, फिर इससे बड़ा ये। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं और जो एलिमेंट मिलता है उसका साइज डेफिनेटली बढ़ रहा है। अब आपसे कोई पूछता, मान लीजिए आप याद करें और 1 नंबर मिल भी गया, थोड़ा ट्विस्ट करके अगर पूछ दिया कि परमाणु आकार यार बढ़ता क्यों है, तो आप सीधा सा कारण बताना कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु संख्या बढ़ते रहता है, और परमाणु संख्या यदि बढ़ेगा तो कक्षा की संख्या भी बढ़ेगी, और कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार भी बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने टाइटल में त्रिज्या भी ऐड किया है। तो त्रिज्या ऐड करने का कारण क्या है बताते हैं। मैथमेटिक्स में सोचिए कि अगर ये नाभिक है तो त्रिज्या कौन सा होगा, ये वाला होगा कि नहीं। उसी तरह से मुझे बताइए अगर ये नाभिक है तो त्रिज्या कौन सा होगा, ये होगा कि नहीं। उसी तरह से मुझे बताइए ये होगा कि नहीं। तो सबसे बड़ा लकीर देखिए तो किसका है, इसका है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। मतलब बात बराबर है, त्रिज्या बढ़ा तो आकार बढ़ेगा, या आकार बढ़ा तो त्रिज्या बढ़ेगा। तो म्यूचुअली हम लोग अंडरस्टैंडिंग वही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को तकलीफ हुआ होगा कि ये हमारा टीचर कैसे लिख दे रहा है, तो आगे चल के आपको बताएंगे, आप टेंशन ना ले अभी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप चलिएगा मान के कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो आपको एक सूत्र याद रखना है, 2 8 8 18 18, ऐसे 2 होता है। एक होता है ये वाला कब लगाइएगा, जब परमाणु संख्या 30 या 30 से अधिक होगा, और ये आप कब लगाइएगा जब परमाणु संख्या आपका 20 तक हो या 25 से कम हो, तो बहुत आराम से ये लगा सकते हैं। आगे में हम जरूर बता देंगे आपको, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि आप देखो ये जो चीज है, ये थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं। आपको हम ये भी बोल सकते थे यार तुम लोग याद कर लेना कि ऊपर से नीचे आने पे बढ़ जाता है, लेकिन फायदा नहीं है, आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाइएगा, और उससे बेटर है कि आप क्यों ना इसका कारण जान ले, ठीक है। आगे चलते हैं।
इसके बाद अगर आप बाएं से दाएं जाइएगा आवर्त सारणी में तो परमाणु आकार जो होता है ना वो घटता है। ये कारण समझना बेहद जरूरी है। तो कोई भी 3 ले लीजिए बायां से दायां वाला। तो जैसे मैंने लिया हुआ है, मेरे को सपोज करो याद है लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। लिथियम की परमाणु संख्या 3 है, बेरिलियम की 4 और बोरोन की 5। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2-1 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2-2 होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2-3 होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि परमाणु आकार जो है घट रहा। अब मुझे बताइए, इसमें भी 2 कक्षा, इसमें भी 2 कक्षा, इसमें भी 2 कक्षा। समझ रहे हैं बात? तो सिंपल सी बात है कि अगर सब में 2 कक्षा होगा तो सबका फोटो तो यार सेम सेम बनेगा। पिछले बार में तो कक्षा बढ़ रहा था तो उससे पता चला कि आकार भी बढ़ रहा, लेकिन जैसे हमने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, आप कार्बन देख सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग इतने ही दूर तक देखते हैं तो सबका आकार तो सेम लग रहा। तो जब कक्षा की संख्या समान हो जाती है तो कैसे पता चलेगा कि किसका आकार बढ़ेगा या किसका आकार घटेगा? तो इसके लिए बहुत ही एक शानदार उपाय है। सबसे पहले ये होता है परमाणु संख्या, जो नीचे में लिखा हुआ है। और परमाणु संख्या का मतलब होता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, खास करके केमिस्ट्री में, प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या का जो मतलब होता है वो क्या हो जाता है? प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या का मतलब होता है धन आवेश, क्योंकि प्रोटॉन पे हमेशा धन आवेश होता है। इसको देखिएगा, सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या का मतलब हो गया धन आवेश। इसका मतलब हम लोग जो ये परमाणु संख्या 3 देख रहे हैं, और आपको याद रखना है ये चीज भी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में ही प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन के साथ साथ जो होता है ना वो न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है, न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके, थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो ये तो चलिए थोड़ा सा बाहर आ गया, अब टॉपिक में घुसते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर लिथियम की परमाणु संख्या 3 है, अब तो सब चीज समझ गए, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इसके परमाणु में 3 धन आवेशित कण है? तो देखिए फोटो में यही दिखाने का प्रयास किया गया, 3 धन आवेशित कण। अगर इस बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 है तो ये +4 होगा, और अगर बोरोन की 5 है तो ये 5 होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब चक्कर क्या है कि बड़ा छोटा कैसे करेंगे? तो आपने स्कूल में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि प्लस जो है ना माइनस को अट्रैक्ट करता है, यानी धन आवेशित कण ऋण आवेशित कण को आकर्षित करता है। स्कूल में आपने ऐसा पढ़ा होगा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है यानी भगा देता है, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो आप मुझे बताइए, इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस। तो मुझे बताइए, ये इसको आकर्षित करने का प्रयास करेगा कि नहीं? ये इसको आकर्षित करने का प्रयास करेगा कि नहीं? इसको आकर्षित करने का प्रयास करेगा कि नहीं? अभी जैसा कि हमने पढ़ा, ठीक है, थोड़ा धीमे धीमे हम चल रहे हैं। और अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल अंदाज में बताते हैं। मान लीजिए बाहर में ये कुछ लोग घूम रहे हैं, अंदर में 3 लोग इसको रस्सी से टानना चाह रहा, समझिएगा ध्यान से। फिर और एक कंडीशन में 4 लोग टानना चाह रहा, और एक कंडीशन में 5 लोग टानना चाह रहा। समझ रहे हो? तो मुझे बताइए कौन ज्यादा जल्दी टान पाएगा या कौन ज्यादा टान पाएगा? तो आप तुरंत जवाब देंगे, क्योंकि आपको कॉमन सेंस है, ये 5 लोग मिलकर टान रहा तो सर ज्यादा टान देगा। और यही केमिस्ट्री में हो रहा है। तो जब 5 लोग इसको ज्यादा टान देंगे तो मुझे बताइए ये वाला सिकुड़ के तो ज्यादा अंदर आ जाएगा ना। मतलब अगर ये गोला पहले इतना बड़ा था तो ये टना गया ज्यादा अंदर, ग्रामीण भाषा थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं तो अंदर चना गया। इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम अंदर आएगा, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम अंदर आएगा। तो मुझे आप बताइए कि अब बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु आकार घटा कि नहीं? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु संख्या जो होता है वो बढ़ता जाता है।
समझ रहे हो, परमाणु संख्या है बढ़ रहा, और परमाणु संख्या बढ़ने के कारण धन आवेशित बढ़ रहा, धन आवेशित वही हो गया, और ज्यादा धन आवेश होने के कारण वो ऋण आवेश को ज्यादा आकर्षित करता है, और ज्यादा आकर्षित करने के कारण जो बाहर वाला सर्कल है वो सिकुड़ करके ज्यादा सामने आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं हम समझाने में सफल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए ये चक्कर क्यों लगाया गया, क्योंकि कारण बड़ा ही सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ कक्षा का संख्या समान है। तो जब कक्षा की संख्या समान हो जाए तब धन और ऋण आवेश वाला नियम लगाइएगा, बड़ा छोटा पता करने के लिए। जब कक्षा की संख्या बराबर हो, माफ कीजिएगा, एक दूसरे से अधिक हो, तो वहां डायग्राम देख के तय हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा सबसे पहला टास्क कि परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको डायरेक्ट रटिए या लॉजिक लगा के याद करिए। ये इसका सारांश हो गया। ये एटॉमिक साइज इंग्लिश में, परमाणु आकार या त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत ऋणात्मकता, है ना, विद्युत ऋणात्मकता। अगर आपको एक चीज ट्रिक्स बताते हैं, आपको याद रखना है कि आकार का उल्टा जो होता है वो ऋणात्मकता होता है। ऐसे करके याद कर लो, काम चल जाएगा। तो याद रखना है कि जिस तरह से हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, माफ कीजिएगा, विद्युत परमाणु आकार बढ़ता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। मैंने यही तो कहा। और बाएं से दाएं जाने पर क्या हो गया, विद्युत ऋणात्मकता जो हो गया आपका क्या हो गया, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आकार घट रहा था। अब आप सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा, तो कॉमन सेंस है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब जान जाइएगा तो पता चल जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये होता है आकर्षण करने की क्षमता, यही विद्युत, इसको हम लोग आसान भाषा में बोल सकते हैं आकर्षण करने की क्षमता। तो अभी हम लोगों ने एकदम ताजा ताजा पढ़ा था कि जब हम लोगों ने लिथियम, बेरिलियम और बोरोन को देखा था तो आकार किसका छोटा आ रहा था। ये क्यों, मुझे बताइए, याद करिए। क्योंकि टानने की क्षमता इसमें ज्यादा थी। तो कौन ज्यादा आकर्षित कर रहा है, ये, क्योंकि इसमें धन आवेश ज्यादा है। तो जब ज्यादा आकर्षित करेगा तो वही तो विद्युत ऋणात्मकता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है और इसका घटता है। तो मतलब एक इंटर रिलेटेड टर्म के अकॉर्डिंग याद करिएगा, तो कभी आप भूलिएगा नहीं। मान लीजिए अभी आपने अपने टीचर की बात मान के याद कर लिया, महीने भर के बाद ट्राई करें तो शायद आप कंफ्यूजन में पड़ ही जाएंगे। खैर, ये आपके ऊपर है, मैंने लॉजिक्स भी सिखा दिया है। आइए चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद हमारे पास है मेंडलीफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम, जो हमने पढ़ा है। इसको फिर से क्यों लिखा गया है सर, क्योंकि एग्जाम में ये जो आप देख रहे हैं ना लाइंस, ये बहुतों बार आ चुका है। मेंडलीफ का आवर्त नियम कहता है तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा, ये सारा वैज्ञानिक का परमाणु द्रव्यमान के फोकस था, केवल मोस्ले को छोड़ के। तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, कहने का मतलब है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब ये हो गया मोस्ले का आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त नियम कहता है तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु संख्या के आधार पे वो सजा हुआ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना दूर तक आप बिल्कुल से समझ गए होंगे। अब हम आपको लिए चलते हैं आगे। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, अगर आपको केमिस्ट्री में बेहद अच्छा बनना है तो आप जितना भी एलिमेंट दिख रहा है सबका परमाणु संख्या याद कर लें, अगर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपको देना है तो। अब अगर आपको लगता है कि नहीं सर, अपने को केवल ग्रुप डी और एनटीपीसी में मेरे को लेके चलना है और एमटीएस तक लेके चलना है, तो आपको याद रखना है 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या याद होना चाहिए। यानी एक किसका होता है, हाइड्रोजन, और लास्ट में जाइएगा तो जिंक आएगा। यानी हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, सबके परमाणु संख्या याद होने चाहिए। बाद में चल के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखिएगा,
फिर आप सीखिएगा ऑक्सीकरण संख्या उसी के थ्रू से, फिर आप सीखिएगा आप संयोजकता लिखने, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखने। तो बाद में बताएंगे, वो तो बाद की बात है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम आप इन सब एग्जाम्स के लिए जरूर याद करें। अब चलते हैं आगे। ये स्लाइड यही बताने के लिए था कि इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट को याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबको तो याद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 118 स्कूल वाले बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को उतना नहीं जाना है। जो मेन था वो मैंने डायग्राम में दिखाया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, टाइटल आप देख ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, यानी सब सेल को हम लोग हिंदी में कहते हैं उपकक्षा। इसको समझने के लिए पहले आप कक्षा समझिए, जिसको हम लोग सेल कह सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो कक्षा जो होता है वो 4 होता है, KLMN। ऐसे अगर कुछ आप और अगर किताब का अध्ययन करें तो OP भी चला जाता है, लेकिन वो अपने को नहीं पढ़ना है। K में कक्षा में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 2। ये ध्यान दीजिए, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। L में कितने हो सकते हैं? तो 8 हो सकते हैं। M में कितने? 18। और इसमें कितना? 32। इनको कहते हैं कक्षा। अब आपका पूछना पड़ेगा कि सर कक्षा क्या होता है? तो हमने पढ़ा कि नाभिक पहले होता है। नाभिक में क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, इसी को कक्षा कहते हैं। यानी जिस वृत्ताकार रास्ते में या पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कक्षा। तो ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर वाला कक्षा है। इसके ऊपर में जो सर्कल घूमेगा ये 2 नंबर वाला कक्षा है, ये 3 नंबर वाला, और इसी तरह से ये 4 नंबर वाला। ये जो आप दाहिने तरफ देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इससे कम तो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इस वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने का फॉर्मूला है 2n², जहां पर ये जो n है, ये n हमारे पास हो गया नंबर ऑफ सेल। यानी अगर मेरे को कोई पूछता है कि m में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 2 हो गया, और सपोज करिए मुझे याद है कि n में, ठीक है, माफ कीजिएगा, m कक्षा कितने नंबर में पड़ता है? 3 नंबर में। तो n का मान आपको 3 पुट करना पड़ेगा। तो यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2 18। तो सबसे पहले आप समझ चुके हो कक्षा क्या होता है, ठीक है। कक्षा के बाद आप इसको पढ़िए तो ज्यादा बेटर है। अब सपोज करिए इसको हम बार बार लोगों को कैसे समझाते हैं, ठीक है। जैसे हम बार बार प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा देते होंगे। सपोज करिए कि ये हमारे पास एक हॉल है, और हॉल में ये एक 3 रूम है, इस तरह से, समझ रहे हैं। तो अगर आपको कोई पूछता है कि आपके घर में हॉल कितना है, तो आपको एक ही बोलना पड़ेगा, और अगर पूछता है कि उसके अंदर रूम कितना है, तो 3 बोलना पड़ेगा। इसको अब केमिस्ट्री में रिलेट करते हैं। जिस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता, वो तो यार कक्षा हो गया। अब उस कक्षा के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन रहता है या रुकता है या चक्कर लगा रहा, जिस जगह से होकर के, उस पर्टिकुलर जगह को हम लोग उपकक्षा कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये कमरा उपकक्षा का काम कर रहा है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो उपकक्षा की संख्या जो है वो 4 होती है। नाम दिया गया SPDF। आगे चल के आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बहुत अच्छा ट्रिक्स बताएंगे SPDF के फॉर्म में। तो S का हो गया 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। P का हो गया 6, D का हो गया 10, और ये हो गया 14। इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना, जैसे आपने 2n² पढ़ा था। आप डायरेक्टली याद करें 2, 6, 10 और 14, ठीक है।
अब थोड़ा से उप कक्षा और कक्षा में रिलेशन है, तो आपको ध्यान रखना है, हम पैरेलल लिखते जाते हैं। ये जो K कक्षा होता है इसके अंदर S उप कक्षा होता है। समझिएगा ध्यान से, दोनों में कनेक्शन है। जिस तरह से मैंने बोला K एक हॉल है, इसके अंदर सोचिए एक ही कमरा S नाम का है, तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम आदमी 2 ही रह सकता है, क्योंकि S पर पूरा डिपेंड कर रहा। जब आप L में आ जाते हैं, जो मेरा L एक कक्षा था, L के अंदर 2 कमरा बना होता है, S और P। ऐसे एकदम शुरू से लास्ट तक आते जाइएगा ना तो मजा आ जाएगा पढ़ के। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई पुस्तक इस हॉल में कितने लोग रह सकते हैं, तो S में 2 लोग और इसमें 6 लोग मैक्सिमम, तो टोटल कितने हो गए 8। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें 8 कहां से आए। इसके बाद हम लोग चले आते हैं M में, तो ऊपर से सोचिए कि तीनों आ जाएगा, S भी, P भी, D में। यानी M जो कक्षा है इसमें उप कक्षा की संख्या 3 होती है, 1 2 3। तीनों के इलेक्ट्रॉन जोड़िए, 6 2 8 10 18। ठीक है, देख रहे हैं रिलेशन कैसे बन रहा। और आखिरी में आ गया N में क्या आ जाएगा, SPDF। ठीक है, SPDF। 14 10 24 6 30 और 2 32। ये दूसरा रास्ता हुआ कि 2 8 18 32 कहां से आता है। अभी तक तो ऐसा सवाल नहीं आया, लेकिन क्या पता भविष्य में पूछ दे कि M कक्षा में कितनी उप कक्षाएं होती है, तो फिर आपको किताबों में नहीं मिलेगा, आपको ये जानकारी पहले से लेना पड़ेगा। तो M में 3 उप कक्षा होती है, नाम क्या है, SPD। तो आई होप कि कक्षा उप कक्षा समझ में आया, दोनों की कनेक्टिविटी समझ में आ चुकी है। चलिए आपको ले चलते हैं आगे। अब हम लोग एक एक करके ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा, SPDF, उसको क्या कहते थे, देखो पढ़ो अभी। ये हमारा सेल कहलाता था, SPDF को हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं। तो अब हम लोग SPDF के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले सर S ब्लॉक क्या होता है, तो ध्यान रखना S ब्लॉक के बारे में अभी पढ़ा रहे हैं। S ब्लॉक के अंदर कौन सा ग्रुप आता है, तो ये आता है ग्रुप 1 तथा ग्रुप 2। ग्रुप 1 तथा ग्रुप 2 आपको S ब्लॉक के अंदर आता है। फिर आप पूछ सकते हो सर S ब्लॉक में कितने तत्व टोटल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा S ब्लॉक के अंदर जितने सारे तत्व हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अगर आपने मेरा पार्ट 1 क्लास अटेंड किया है तो आप याद करो H भी तत्व में आएगा। याद करिए ग्रुप 1 में तो पहले हाइड्रोजन ही आता है, चूंकि हाइड्रोजन गैस में काउंट हो जा रहा तो वो धातु में नहीं आता है। समझ रहे हो, तो तत्व अगर बोलेगा S ब्लॉक में तो 13 बताइएगा, ये हम बार बार आपको बोले हैं। और अगर आपको कोई धातु पूछता है तो 12 बताना। देखिए नीचे रेड कलर में लिखा भी है। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, ये हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम है। तो ये सबसे पहले हो गया कि S ब्लॉक में क्या होता है। ठीक है, और अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर S ब्लॉक में जो ग्रुप 1 होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो +1। ये हम आपको बाद में बताएंगे क्यों ऐसा होता है। अगर ग्रुप 2 में पूछता है सर संयोजकता कितनी होती है, तो +2। एक का नहीं, सब का इतना ही होता है। तो इससे एक बात पता चलता है कि अगर 1 2 पता चल जाए कि संयोजकता निकालने और मेरे को पता हो कि वो उसी ग्रुप में आता है तो मामला सेटल है। अब अगर आपको संयोजकता निकालने सपोज अभी में नहीं आता है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो ग्रुप 1 का संयोजकता +1 होगा, 2 का संयोजकता +2। यही इसका गोल्डन ट्रिक है। तो ये था S ब्लॉक के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं P ब्लॉक में। तो सबसे पहले P ब्लॉक ना एक बहुत खास ब्लॉक है। आपको याद रखना है कि एक सवाल पूछ सकता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों चीज पाया जाता है। तीनों मतलब धातु, अधातु और उपधातु, यही P ब्लॉक है। तो याद रखिएगा जो P ब्लॉक है उसमें धातु भी मिलता है, अधातु भी मिलता है और उपधातु भी मिलता है। जरूर से याद रखिएगा। ठीक है,
ये सबसे पहले इसका खासियत हो गया। इसके बाद सर पी ब्लॉक कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? तो पी ब्लॉक होता है ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक। आप देख ही सकते हो, ये ग्रुप ऊपर से नीचे ग्रुप बोलते हैं ना, ग्रुप 18। यानी इसमें सोचो, अगर आपको पिछला क्लास याद होगा तो 16वां नंबर ग्रुप चाल्कोजेन आ जाएगा, 17वां हेलोजेन आ जाएगा और ये 0 ग्रुप आ जाएगा। ये सब हमने पढ़ा हुआ था। तो टोटल इसमें कितने ग्रुप आ जाएंगे सर? जैसे उसमें तो 2 ही था, इसमें आ गया 1 2 3 4 5 6। अब तीसरा सवाल बनेगा कि यार पी ब्लॉक में टोटल तत्व कितने हैं? टोटल तत्व मतलब समझ रहे हो, धातु अधातु उपधातु मिला के। तो कुछ ना करें, आप इस फोटो को देख के गिनती कर लें। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाला को रहने दीजिए और आप मुझे बताइए ये एक कतार में 6 है, तो ऐसा कितना है कतार? 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 गुना 6 कितना हो गया? 36, और ऊपर का एक 37। कई किताबों में ये गलत दिया हुआ, लेकिन सबसे परफेक्ट जो आपका होता है ना, वो मैंने आपको दिखाया ओवरव्यू। तो यानी यहाँ पे आप समझ रहे हो कि टोटल कितने हो गए? तो टोटल 37 तत्व हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना इसको। इसमें अक्रिय गैस भी शामिल है, अधातु भी शामिल है, सब चीज यहाँ पे दिया गया, इसलिए बहुत खास ब्लॉक ये पड़ता है। अब पी ब्लॉक में कुछ और आपको सिखाना है। देखिए, पी ब्लॉक के अंदर ही क्या आता है? उपधातु आता है। उपधातु अगर आपको याद होगा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, याद है सब लोगों को? और मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ कि उपधातु की संख्या कितनी होती है? 7। 6 मत बोलिएगा, 7। पोलोनियम में देखिए वो ब्राउन कलर का नहीं है डाटा, लेकिन हाल ही में अध्ययन से पता चला कि पोलोनियम को भी हम लोग उपधातु में काउंट कर सकते हैं। तो उपधातु को अगर आप थोड़ा से बचपन में कभी ऐसा पेपर में प्रभात खबर वगैरह में ऐसे करके मिलाते थे ना, तो एक कार्टून का फोटो बनता था। तो उसी तरह से अगर ऐसे करके मिलाइएगा ना, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा रीजन है इसलिए हम दिखा रहे हैं। तो देखिए कुछ सीढ़ी नुमा नहीं बना, ऐसे करके देखिए तो सीढ़ी में चढ़ते जा रहे हैं। तो उपधातु जो होता है इसको बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी श्रेणी। तो अगर आपको पूछा जाए कि उपधातु का आकार कैसा है, तो टेढ़ी मेढ़ी श्रेणी आप बोल सकते हैं। और भी कुछ अच्छे भाषा जब एमसीक्यू देखेंगे वहां पे आ जाएगा। तो टेढ़े मेढ़े जो लकीरों को दिखाया जाता है, वहीं पर उपधातुओं का स्थान होता है। ये सबसे पहले उपधातु के बारे में आए। एक सवाल और पूछ सकता है कि टेढ़ी मेढ़ी जो श्रेणी या लकीरें होती है वो किसको किसको अलग करती है? तो अपने को तो पता यार ये उपधातु है, तो इसका मतलब बाकी जो होगा या तो धातु होगा या तो अधातु होगा। तो इसका अगर जवाब पूछेगा कि ये किसको किसको अलग करता है, तो धातु एवं अधातु को अलग करता है। यानी पीरियडिक टेबल के पी ब्लॉक में जो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हैं, वो धातुओं को धातुओं को अधातु से अलग करती है। यानी धातु और अधातु अलग होता है। अगर आपसे पूछता है कि उपधातुओं का स्थान क्या है, तो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस में ही इसके स्थान को व्यक्त किया गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ पर उपधातु कौन सा होता है आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ग्रुप की चर्चा हम नहीं करेंगे फिर से, क्योंकि सारे ग्रुप के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने यू का फंडामेंटल चीज बता दिया है, ये भी आप पार्ट 1 में निश्चित रहे पढ़ाया। अगर नहीं अटेंड किया तो प्लीज उन्हें देखिएगा जाके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया एस ब्लॉक, यहाँ तक पी ब्लॉक। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ये सवाल भी एग्जाम पे आ चुका है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से, यानी दोनों को मिला करके निरूपक तत्व, इंग्लिश भी पढ़िए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या क्या कहते हैं मुख्य वर्ग यानी मेन ग्रुप एलिमेंट्स। समझ रहे हैं? यानी निरूपक तत्व या मुख्य वर्ग कहा जाता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश में याद करिए, लेकिन दोनों को मिला के बोलते हैं। और आप सोच रहे हो कि यार ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेन एलिमेंट जो है ना, यही दोनों में मिल जाता है।
जिसका सबसे ज्यादातर प्रयोग प्रैक्टिकल लाइफ में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं डी ब्लॉक। ठीक, सबसे पहले तो आता है कि डी ब्लॉक जो होता है वो कहां से लेके कहां तक होता है। तो मैंने कैसे याद किया है कि 1 और 2 नंबर तो चला गया एस ब्लॉक, 13 से यार 18 चला गया पी ब्लॉक, तो इसके बीच में जो बचेगा वो डी ब्लॉक आएगा। तो यानी कहां से आ गया, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 12 तक, काम तमाम। तो ग्रुप 13 से, माफ कीजिएगा 3 से ग्रुप आपका 12 तक हो गया। देखो अभी पीछे भी दिखा देते हैं आपको, ये 13 से शुरू था ना, तो यानी बीच वाला आपका आ जाएगा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक याद रखिएगा एस और पी ब्लॉक के बीच होता है, बीच मतलब कहीं पे भी पड़ सकता है। तो ग्रुप 13 से लेके 12 तक आते हैं। अगर पूछा जाए कि डी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, यानी यार तत्व कितने होते हैं, तो अपने को 40 बताना है। और यहां पर एक एक्सेप्शन है, ये ऊपर वाला, यहां पर आपको धातु में पारा को नहीं लेना है। तत्व पूछ रहा तब तो सबको ले लिए 40। अगर आपको धातु पूछ रहा है तो धातु में याद रखिए, कभी ऐसा सवाल पूछ दिया कि डी ब्लॉक में कौन सा धातु नहीं है, तो याद करिए पढ़े थे ना शुरू में। ठीक है, पारा को छोड़कर जो हो गया, ठीक है, इसको चूंकि संक्रमण तत्व कहा जाता है, आगे देखते हैं। तो पारा को छोड़कर जो हमारे को हो गया वो हमारे डी ब्लॉक में आएगा। अब देखिए यहां एक कंफ्यूजन बताते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक में कितने आपके तत्व हैं, तो आपको 40 बोलना है। ठीक है, जो जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जा रहा है कि डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व कितने हैं, तो आपको पारा को नहीं नाम लेना है। समझ रहे हैं, डी ब्लॉक के मुख्यतः सारे एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो आपको 39 बोलना है जब संक्रमण वर्ड आएगा। नॉर्मल अगर तत्व बोलेगा तो 40 बोलना है। समझ रहे हैं, दोनों में अंतर है। जब संक्रमण वर्ड आएगा तो आपको पारा को काउंट नहीं करना है। आई होप डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अच्छा एक वापस एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम शायद चौथी बार रिपीट कर रहे हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगर इसका इंग्लिश लेना है तो ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट इसको कहा जाता है। ठीक, और संक्रमण तत्व की संख्या में पारा को गिनती नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए डी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, तो आपको डेफिनेटली 40 बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं उसी से कनेक्टेड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व, ऐसे भी याद रखिएगा। इसका अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और अब यहां पर आप देख रहे हैं, ये हम आपको उस समय भी बताए थे जब पढ़ाई शुरू हुआ था। ठीक है, पार्ट 1 में एफ ब्लॉक के अंदर कौन सा आता है, तो आपको याद रखना है कि एफ ब्लॉक के जो अंदर आता है, इसमें जो आपका 6th जो आपका पीरियड है और जो 7th नंबर का पीरियड है यानी आवर्त है वो आएगा। 6th नंबर का ये हो गया, 7th नंबर का ये हो गया। ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। अगर आप सबको याद होगा तो 6 नंबर का जो शुरू होता है वो वाले को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड, और 7 नंबर जो शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, एक्टेनाइड। क्या कारण है सर ये नाम है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट इसको लेंथेनम बोलता है और इसको एक्टेनम बोलता है। और अगर आपको यहाँ पर पार्ट 1 का चीज याद है, तो अगर आपको कोई पूछता है कि एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट है दोस्त, तो आपको बताना है 28। अगर आपको पूछता है कि आंतरिक संक्रमण तत्व कितने होते हैं, तो आपको बताना है 28। क्यों सर ऐसा, क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में ये ऑलरेडी शुरू होता है, तो इसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसको हटा के करिएगा तो ऊपर में 14, नीचे में 14 यानी 28।
तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व की संख्या कितनी? 28। एफ ब्लॉक में भी आपको बोलना है 28। आशा करते हैं समझ में आया होगा। लेंथेनाइड का स्थान कहाँ है? छठे आवर्त में। एक्टेनाइड का स्थान कहाँ है? 7वें आवर्त में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ब्लॉक समझ चुके होंगे, एस, पी, डी और एफ। यहां तक मुझे पूरा भरोसा है आपने समझ लिया होगा। आइए थोड़ा सा क्लास को और आगे लेके चलते हैं। इसके बाद यहां पर आप देखो फिर से टाइटल लिख के आ गया है परमाणु आकार। तो आप फिर से कंफ्यूजन में होंगे, सर हमने तो एक बार पढ़ लिया है, फिर दोबारा क्यों बता रहे हो? तो इसका कारण है, पहले तो थोड़ा 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट रिवीजन करते हैं। आप याद करिए, परमाणु आकार में बाएं से दाएं जाने पर घटता था परमाणु आकार। याद करो, चूंकि आज ही हमने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, और बढ़ने से क्या होता है? एट्रैक्शन पावर बढ़ता है, तो ज्यादा अंदर की ओर टानता है और वो सिकुड़ जाता है। उसी तरह से समूह में अगर आप ऊपर से नीचे जाइएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। ये सब मैंने कारण पहले ही बता दिया है। तो आप सोच रहे होंगे सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो? उसका कारण ये है, और ये लाल कलर वाला अपवाद है। आइए पढ़ते हैं। हर आवर्त में अक्रिय तत्व का आकार सबसे बड़ा होता है, यही हमारा एक्सेप्शन है। यानी आप जैसे ही बाएं से दाएं जाते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, आप फर्स्ट वाले में गए, फर्स्ट वाले में, ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसा देखो, मैं आपको लेके चलता हूं। चलिए यहां पे आ जाते हैं। सपोज करिए अभी आप ऐसे जा रहे हो, तो बाएं से दाएं जा रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहां पहुंच रहे हैं। तो अपवाद को ध्यान से पढ़िएगा और कारण भी बताएंगे ऐसा क्यों है। तो अपने को पता है यार कि जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार क्या होगा? घटेगा। क्यों दोस्तों, क्यों घटेगा? क्योंकि ऐसे जाने पर परमाणु संख्या क्या होती है, या जो भी आपका रीजन है वो तो आप समझ रहे हो, मुझे इस पर फोकस करना है। तो मुझे बताइए, ये जो नियॉन है इसकी परमाणु संख्या कितनी? 10। इसको क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं, पढ़ के आए हुए हम लोग। या नहीं तो क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस सर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बंदा किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। और केमिस्ट्री का रीजन क्या है सर? कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा तकलीफ होगा जिनको पहले से नहीं पढ़ा हुआ है। तो जब इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो सोचिए, इसको कहते हैं इनका अष्टक पूरा होना। लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, चाहे वो लेके करे चाहे पहले से हो। तो जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से होता है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, वो न्यूट्रल होता है। तो आप सोचो, जब ये अभिक्रिया नहीं करेगा तो अंदर इलेक्ट्रॉन टानेगा क्या? यहाँ क्या हो रहा था? जब आप सोडियम पढ़ रहे थे 2 8 1, तो अंदर में सोचो 11 प्लस था। तो ये क्यों टान रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा था। क्यों चक्कर मारता है? क्योंकि अष्टक पूरा नहीं था। यहाँ पर इस बेचारे का हालत क्या है? बहुत ही बुरा है, इसका अष्टक पहले से ही है। तो सोचिए, ये अंदर वाला जो प्लस है बाहर वाले को टानेगा नहीं। क्यों नहीं टानेगा सर? क्योंकि इसका अष्टक पहले से ही है। अष्टक मतलब फिलहाल के लिए, जो बच्चा नहीं जानता है, फिलहाल के लिए मान के चले 8 इलेक्ट्रॉन रहने से अभिक्रिया नहीं करेगा। और यही कारण है जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो इतना दूर तक तो ठीक आकार घट रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये अंदर की ओर नहीं टानता है और आकार इसका सबसे बड़ा हो जाता है। तो मुझे पूरा अभी भरोसा है कि आप ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगर ये आप नहीं पढ़ते तो देखिए आप कहाँ फंस जाते। ठीक है, एक बार यार मैं वापस पीछे ले चलता आपको। अगर आप ये नहीं पढ़ते तो आपसे क्या गलत हो जाता? आपको देता सोडियम मैग्नीशियम, ये चलो दे दिया, और ये दे दिया नियोन। आपको पूछता इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा है? मान लीजिए बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, ये चीज जो पॉइंट मैंने बताया वो पढ़ा ही नहीं, तो उस बंदे को पूरा ग्राफ सपोज करो याद है, तो वो देखेगा यार सोडियम बाएं से दाएं जाने पे तो ये तीनों मिलेगा, और बाएं से दाएं जाने पे तीनों मिलेगा, है ना? तो सबसे कम आकार किसका होगा? ये तुरंत बता देगा, है कि नहीं?
समझ रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि बाएं से दाएं जाने पे घट रहा है, लेकिन यार हमने अभी क्या पढ़ा, ये तो अपवाद है, तो इस वाले में इसका आकार क्या होगा, सबसे अधिक। क्यों, मैंने कारण बता दिया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक आकार किसका होगा, तो नियॉन का होगा। अगर आप ये नहीं जानते तो पक्का सोडियम मार्क कर देते। तो मुझे अब पूरा भरोसा है कि ये पॉइंट आपको समझा दिया गया, पढ़ना जरूरी था, आपको भी लगा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग चले आते हैं दोस्त आयन के आकार पे। ठीक है, और आयन के आकार में आपको ये ट्रिक्स याद रखना है। आपको याद रखना, एक होता है ऋण आयन जिस पर माइनस चार्ज होता है, एक परमाणु होता है जिसमें वो चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, और एक होता है यार धन आयन। तो आपको याद रखना है कि आयन का आकार कैसे बढ़ता घटता है, तो आपको ये वाला याद रखना है। ये पहला एग्जाम्पल को देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ऋण आयन ज्यादा बड़ा होता है, उसके बाद कौन होता है, न्यूट्रल वाला, उसके बाद कौन होता है ये। तो अगर आप ये वाले को देखो, ये है ना, अगर आप छोटा से बड़ा में अरेंज करें तो मुझे बताइए सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा, उसके बाद कौन होगा, ये होगा, उसके बाद कौन होगा, ये होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मेरे को छोटा से बड़ा करना तो ये छोटा होगा, साइन छोटा लगा, फिर ये ऐसे। समझ रहे हैं, आराम से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी ये तीनों एग्जाम्पल को रहने दीजिए, हम बाद में बताते हैं। आयनीकरण ऊर्जा अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये देखो कुछ अपवाद है, और भी कुछ अपवाद है, बहुत सारे अपवाद हैं। ठीक है, ये सारा चीज हम आपको अगली क्लास में पक्का बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं एक बहुत ही गोल्डन ट्रिक्स, यहाँ तक आज हम आपको सिखाएंगे। आपने विद्युत ऋणात्मकता तो पढ़ा है ना, कुछ देर पहले ही पार हुआ कि विद्युत ऋणात्मकता परमाणु आकार का उल्टा होता है, यानी बाएं से दाएं जाएंगे, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो परमाणु आकार क्या होता है, घटता है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। ये हम खुद को याद करवा रहे हैं। ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, यानी ऋणात्मकता घट जाएगा। ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसे सवालों का ट्रिक्स क्या होगा, जैसे आपको बोल दिया, देखिए ये सवाल को ही हम लिख रहे हैं, F2+ है और F3+ है। अब आपको कोई पूछ दिया यार कि किसका ऋणात्मकता ज्यादा होगा, किसका ऋणात्मकता ज्यादा होगा। सपोज करो फिर एक क्वेश्चन ये आया, ये देखिए नीचे वाला, और ये क्वेश्चन ये आया, यानी यहाँ पर ये आपका 1 माइनस कर लीजिए, कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ से बायां दायां फिर वाला चक्कर तो लगेगा नहीं, क्योंकि वहां तो एलिमेंट होता था। तो ऐसे सवालों का बहुत ही सुंदर सा उपाय क्या है वो हम बताते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि इंग्लिश में विद्युत ऋणात्मकता को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, और याद रखना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस के। इसको समझाया जाए, देखो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने पढ़ा, इसका मतलब क्या है ना, सबका मतलब जानिए तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि अगर प्लस का संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगा, अगर प्लस का संख्या घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगा। ठीक है, और इस वाले में जब भी 1 लिखा रहे ना, तो हमेशा याद रखना मैथ फिजिक्स जो भी मैं पढ़ रहा हूं ये उल्टा रिलेशन को बताता है। यानी इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि माइनस का संख्या अगर बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, अगर माइनस का संख्या कमेगा तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। अगर आप इसको याद कर लें तो दिमाग में प्रेशर ही नहीं पड़ेगा। अब अगर सपोज करिए कि आपको लॉजिकली सोचना है तो याद करो कि आपको विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या बताया गया है, आकर्षण करने का क्षमता, और आकर्षण ज्यादा कब करेगा, जब ज्यादा प्लस होगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने उपाय सिखाया है। तो मुझे आप बताइए, इसमें 2 प्लस है, इसमें 3 प्लस है, तो ज्यादा जोर से कौन टानेगा, 3 प्लस वाला। इसका मतलब इसी का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा। बहुत ही आसान है, तो या तो उस नियम से करें चाहे इस नियम से करें, आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। यानी इस वाले का अधिक होगा, इस वाले का कम होगा। अगर आप साइन लगाना चाहते हो ऐसा,
ठीक इसी तरह से ये उल्टा हो गया। अच्छा, ये वाले के थ्रू से होगा क्या? यस। देखिए यहाँ प्लस का संख्या ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगा, कम है तो कम। ये वाले में देखो उल्टा है, माइनस का संख्या बोलता है अगर बढ़ेगा तो माइनस का संख्या बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? इसमें 2 ठो माइनस है, इसमें 1 ठो माइनस, तो रिलेशन क्या होता? उल्टा, यानी इसका विद्युत ऋणात्मकता कम होगा और इसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा गोल्डन ट्रिक है। देखिए हर जगह ना ट्रिक्स पॉसिबल है, व्यक्ति को आना चाहिए। अगर आपको आएगा तो बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करेंगे? तो इसमें 2 ठो माइनस है और इसमें 1 ठो माइनस है, तो आप मुझे बताइए ज्यादा जोर से कौन टनाया होगा, 1 माइनस वाला कि 2 माइनस वाला? तो 1 माइनस वाला ही ना टनाया होगा, और 1 माइनस वाला चूंकि 1 ही माइनस लगा है तो ज्यादा जोर से टनाया होगा तो इसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा। या आप इसको ऐसा मैथमेटिक्स में ले चलते हैं आपको, आप मुझे बताइए -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है? तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, -1 बड़ा है, खत्म करिए, विद्युत ऋणात्मकता इसका ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा ये विद्युत ऋणात्मकता में ही लगाइएगा, हर जगह नहीं लगेगा। उसी तरह से अगर आप मैथमेटिक्स के अनुसार याद रखना चाहते हो ऋणात्मकता, तब भी पॉसिबल है। मुझे बताइए 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, अधिक इसका होगा। बहुत सारा उपाय है ना, 3 मैंने आपको लाइव बता दिया, बस आपको सोचना है कि कैसे आपको चलना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। क्लास कैसा लगा मुझे बताइए। एक दिन और पढ़ाई होगा, ठीक है, कुछ मैंने जो पीछे छोड़ा हुआ है, और बाकी जो स्लाइड्स आपका हुआ, एक दिन और हम लोग को समय लगेगा। एक ही साथ दे देंगे ना तो फिर दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। तो इसको पढ़िए, लाइक वीडियो को जरूर करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। पिछले क्लास में भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें, इससे जनसंख्या पता चलता है, और क्लास का फीडबैक देते रहें। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।